बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर कारकुन रहनुमा भी हैं, असलम भुट्टो साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और एमक्यूएम के हवाले से जो मुख्तलिफ ख़बरें चल रही हैं, मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। और ये आपके इल्म में है कि हम अपने कई प्रोग्रामों में, कई वीडियो में जो है इस पर जो है पूरी तफसीली रोशनी डालते रहे हैं कि एमक्यूएम में पहले क्या अख्तलाफात थे जब ये धड़े अलग अलग थे, और धड़े मिल जाने के बाद भी इख्तलाफात हैं, और तीनों का जो धड़े हैं उनका रुख जो है अलग अलग है। तो वो क्या है और इस हवाले से इस वक्त जो पोजीशन है उसके क्या असरात हैं, तो हम इस पर बात करेंगे असलम भुट्टो साहब से। असलम भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। जी, बहुत शुक्रिया असलम भुट्टो साहब, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। तो बस मेरा आपसे सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि आप ज़ाहिर है इस वक्त भी एमक्यूएम पाकिस्तान का आप हिस्सा हैं, और पहले अगर थोड़ा बहुत अगर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे या आप पीआईबी चले गए थे फारूक सत्तार साहब के साथ भी, तो बहरहाल आपकी अपनी एक अलग राय हमने उस वक्त भी देखा कि आपका एक अलग मौक़िफ़ भी होता था, एक अलग राय भी होती थी। तो अब तो फारूक सत्तार ग्रुप भी आ गया, तो अब तो कोई बाहर ग्रुप रहा नहीं है, तो आप यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन ये जो धड़े जो मुत्तहिद हो गए, तो ये बज़ाहिर तो लगता है कि मुत्तहिद है, लेकिन अंदरूनी खाना कहा जाता है कि मुत्तहिद नहीं हो सके हैं, और तीनों का रुख जो है वो अलग-अलग है। सबसे पहले तो साबिर भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस अहम इश्यू पे आपने बीइंग ए एमक्यूएम के कारकुन की हैसियत से मुझे आपने लाइन पे लिया है। और मेरी कोशिश होगी कि जो हकायक हों वो आप तक आपके तवज्जुह से अवाम तक पहुँचाए जाएँ। तो जहाँ तक ताल्लुक है 3 धड़ों का, तो ज़ाहिर है जब 22 अगस्त के बाद ये धड़े अलग हो गए थे, और ज़ाहिर है जब पीआईबी अलग हो गया था और पीएसबी एक अलग अपनी शनाख्त के साथ मैदान में आई थी, और एमक्यूएम बहादराबाद स्टिल वहीं पर ही खड़ी हुई थी पाकिस्तान के नाम से। तो जब ये 3 धड़े हुए तो डेफ़िनेट जब अवाम ने ये देखा कि जब ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर अवाम के लिए क्या सोचेंगे और अवाम के मसाइल के हल के लिए क्या काम कर सकेंगे। तो लिहाज़ा ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि कम से कम एक 1 पॉइंट एजेंडे पे ये एक हो गए सब के सब, कि इस सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसमें जो एमक्यूएम की इस वक़्त कमज़ोरी थी वो ये थी कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जब कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, और जिस अंदाज़ में पीएसबी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए तो उनको अवामी सतह पे कोई पज़ीराई नहीं मिली, और इस तरह से पीआईबी भी जिस अंदाज़ में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, उनको भी पज़ीराई नहीं मिली, और बिल्कुल इसी वजह तरह बहादराबाद ने भी जब इलेक्शन कंटेस्ट किए तो बहुत ही कम पज़ीराई मिली, क्योंकि ज़ाहिर है एक पार्टी का लोगो, झंडा और पतंग ज़ाहिर है बहादराबाद के पास था। तो आज अगर पीआईबी और पीएसबी मिलकर अगर बहादराबाद एमक्यूएम पाकिस्तान में मर्ज हो गए तो ये खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद ये है कि जो आज जिन्होंने अलग-अलग रहते हुए एक-दूसरे की ज़ाहिर है इज़्ज़तों को भी उछाला गया, एक-दूसरे की शख्सियत को भी उछाला गया। तो डेफ़िनेट आपकी बात यहाँ पे मैं बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि इस वक़्त बहुत सारे अंदरूनी मामलात बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं है कि ये हल ना हो सके। अगर सबकी सिंसियरिटी मौजूद है बीइंग ए एमक्यूएम के अवाम के लिए, और जो सिंध के शहरी इलाके हैं अगर उस अवाम की अगर अच्छाई चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो अपने अंदर के खुराफात हैं, उनको ख़त्म करके ये आगे की समझ ज़रूर बढ़ेंगे और एक अवामी सतह पे एक अच्छे फ़ैसले करेंगे। खालिद मकबूल भाई चूँकि आज भी कन्वीनर हैं, उनकी सरबराही में जो सारे ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, तो खुशाइंद बात है। और मुस्तफ़ा कमाल भाई इस वक़्त जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर, और फ़ारूक सत्तार भाई जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर बने हैं, अच्छी बात है। बस अब ये है कि कौम के लिए, इस अवाम के लिए अच्छे फ़ैसले करें, पायदार फ़ैसले करें, और अवाम के लिए खिदमत के वो रास्ते हमवार करें कि उनके मसाइल हल करने की वो भरपूर कोशिश करें। अच्छा भुट्टो साहब, अभी आपने कहा कि खालिद मकबूल भाई की सरबराही में, तो आम तासुर जो इस वक़्त ये है, आप भी उसको दुरुस्त कीजिएगा या है या नहीं, बहरहाल कहा जाता है कि जब से ये पीएसपी और फारूक सत्तार मर्ज हुए, पहले तो ये इत्तलात आ रही थी कि फारूक सत्तार चूँकि बहुत सीनियर हैं, तो मुमकिन है कि क़यादत जो है वो उनको सौंप दी जाए या एक्टिंग सरबराह उनको बना दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाहर जाने का था,
इलाज के लिए। लेकिन पीएसपी के आने से ये मतलब ये हुआ है, लोग कहते हैं ये तासुर है कि पूरा पीएसपी ने जो इस वक़्त एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद को हाईजैक कर लिया है। और इस वक़्त सूरत-हाल ये है, जो तासुर दिया जा रहा है या जो है लोगों में तासुर कि खालिद आमिर खान तो पहले ही माइनस हो गए थे। मंज़र से गायब थे और अगर बाद में आए भी तो वो सिर्फ़ इस हद तक कि उनकी ज़ाहिर है कि सिर्फ़ शक्ल या बैठे हुए थे साथ। लेकिन अब कहा जाता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जो है माइनस हो गए और मुस्तफ़ा कमाल ने आके ना सिर्फ़ खालिद मकबूल सिद्दीकी को माइनस कर दिया है, आमिर खान को माइनस कर दिया है, फारूक सत्तार को भी माइनस कर दिया। यही नहीं, बल्कि जो साबिक मेयर कराची हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट लीडर हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हैं, उनको भी माइनस कर दिया। और कहते हैं वो नाराज़ होके बाकायदा वसीम वैसे तो बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं घर और बहादुराबाद नहीं आ रहे या अदम दिलचस्पी का उनका मुज़ाहरा चल रहा है। लेकिन वसीम अख्तर तो सुना है बिल्कुल ही घर बैठ गए। कहाँ तक सही ये तासुर? देखिए साबिर भाई, जो बज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल आपकी बात में मैं बिल्कुल इसको ऑन भी करूँगा, और बज़ाहिरी तौर पे जो अंदरूनी मामलात हैं, वो इस तरीके से चल रहे होंगे, बल्कि चल भी रहे हैं। लेकिन चूँकि जब ये मर्चिंग हो रही थी, जब ये इकट्ठे हो रहे थे, तो लामअला ना खालिद मकबूल भाई ने अकेले ने कोई फ़ैसला किया होगा। ज़ाहिर है, डेफ़िनेट पूरी राब्ता कमेटियों को ऑन बोर्ड उन्होंने लिया होगा, और ये अचानक फ़ैसले नहीं हुए हैं साबिर भाई कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर अगर मुस्तफ़ा कमाल भाई को किया गया है, बनाया गया है, या सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक भाई को अगर बनाया गया है, तो मैं नहीं समझता कि वो खालिद मकबूल भाई ने कोई अलग अकेले बैठ के फ़ैसला किया होगा। डेफ़िनेट राब्ता कमेटी से बात की होगी, और फिर जो जिस तरीके से ये मामलात चले, और गवर्नर हाउस इसमें बहुत अहम किरदार अदा उन्होंने किया सबको यकजा करने में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक-दूसरे की रज़ामंदी ज़रूर होगी, लेकिन चूँकि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती जाएँगी। देखें, एक होती है प्यार और मोहब्बत की शादी, और एक होती है ज़बरदस्ती की शादी। तो साबिर भी मैं ये समझता हूँ कि प्यार और मोहब्बत की शादी में तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है, बहुत सारी चीज़ों को, और जो ज़बरदस्ती की शादी होती है, तो लामाला उनकी कुछ बातें जो पस पर्दा होती है, वो डेफ़िनेट अवाम में आती हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी तो इस आपका टाइप की कहना है कोई कि ये प्यार मोहब्बत की नहीं ज़बरदस्ती की शादी है। देखिए, बज़ाहिरी तौर पे जो एक तासुर है, वो यही है कि हम एक-दूसरे को तो बड़े प्यार से हँस-मुख के और मुस्कुराहटों का तबादला करते हुए अगर हम देख रहे हैं, और काश के अल्लाह ताला से मेरी बीइंग एक कारकुन इस कौम के लिए, और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर इस मुहाजिर कौम के लिए अगर कोई अच्छाई है, इसमें अगर अगर एक होने के बाद अगर उनकी अच्छाई होती है, तो मैं नहीं समझता कि ये सौदा कोई महँगा है। तो अच्छी बात है, ये इकट्ठे हुए हैं और नेक नियति के साथ हों। आज एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे और पायदार और मज़बूत फ़ैसले करेंगे। अच्छा, क्या वसीम अख्तर का क्या है कि वो वाक़ईतन नाराज़ हैं कि जी उनके ऊपर जो है मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया और वो जूनियर हो गए? देखिए, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो रही थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वसीम अख्तर भाई जो है, वो उस वक़्त ऑन बोर्ड भी थे, और ज़ाहिर है वो हर मीटिंग में रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी इजाज़त के बगैर या उनको एतमाद में लिए बगैर ये फ़ैसला किया होगा। ये ज़ाहिर है, जब ये सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनाउंसमेंट, मैंने जैसे अभी आपको शुरू में कहा कि ये फ़ैसले ज़ाहिर है ऑन बोर्ड सबको लेकर उन्होंने किए होंगे खालिद मकबूल भाई ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले किए होंगे। अब पीछे पसे पर्दा क्या सिचुएशन चल रही है, किस अंदाज़ में चल रही है, मेरे ख़्याल में वक़्त बड़ा ज़ालिम होता है साबिर भाई। वक़्त ज़रूर साबित करता है अच्छे फ़ैसलों को भी और गलत फ़ैसलों को भी। तो जिस अंदाज़ में तीनों ग्रुप अलग हो गए थे, और अवाम ने तीनों ग्रुपों को, मैं बिल्कुल खुले दिल से, खुली ज़हनियत से कहता हूँ, अवाम ने तीनों ग्रुपों को कोई पज़ीराई नहीं दी थी, क्योंकि अवाम ये समझती थी कि जब ये बड़े लीडरान एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये हमारे लिए क्या करेंगे। तो अब देखें, तेल और तेल की धार को देखते हैं कि अच्छा, अभी इसमें जुमा-जुमा हो इसमें जो गए, एक एक बड़ा हुए हैं। मतलब भुट्टो साहब इसमें जो एक बड़ा फैक्टर है, एमक्यूएम हकीकी का है, आफाक अहमद का है। क्या वजह है कि वो इसमें नहीं शामिल हुए? जबकि वो तो ज़ाहिर है कि महाजिर कास्ट के लिए अपने आप को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो क्या वजह हुई उनको? आपके है इल्म में कोई ऐसी चीज़ या आइंदा जाके हो सकते हैं वो क्या या उनसे सही राब्ते नहीं किए गए? नहीं देखिए, जहाँ तक एमक्यूम हकीकी का ताल्लुक है, ज़ाहिर है आफ़ाक भाई मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त और कदर भी करता हूँ।
और उनकी एक बात को तो मैं बाकायदे एप्रिशिएट भी करता हूँ। कम से कम वो जिस डगर पे शुरू से खड़े हुए थे, आज भी उसी डगर पे खड़े हुए हैं। और सियासी इख्तिलाफ़ात बिल्कुल हो सकते हैं, उनकी एक अपनी शनाख्त है और ये आज की नहीं है। और कोई शुरू-शुरू में अगर एमक्यूएम से अगर एक अलहदा ग्रुप बना था, हकीकी के नाम से, तो वो आज भी वहाँ पे मौजूद है, ग्रास रूट पे मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि हाँ, सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे अगर कौम के लिए सियासी फ़ैसले करें और आपस में बैठ के करें, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और आफ़ाक भाई को भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ठीक है, उन्होंने जो अपनी शनाख्त एक अलग बनाई हुई है, वो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इस कौम के लिए अगर कहीं पर एक टेबल पे बैठ के अगर इस कौम के लिए अच्छे और पायदार फैसले करने पड़ें, तो उनको बैठ के करना चाहिए और मिल बैठ के अच्छा, कौम के लिए फैसले। एक और बात है कि ज़ाहिर है एक महाजिर धड़ा है डॉक्टर सलीम हैदर का। अच्छा, फिर एक और नाम जो है एक महाजिर रहनुमा के हवाले से, कराची के बेटे के हवाले से, वो है सैयद फैसल रज़ा आब्दी का। तो वो ज़ाहिर है किसी पार्टी में इस वक़्त नहीं है और बड़ा कराची के लिए बड़ा वोकल हैं वो। तो क्या आप समझते हैं कि कोई है ऐसा कोई गुंजाइश या कहीं कोई ऐसा नर्म गोशा कि डॉक्टर सलीम हैदर और आफाक अहमद को भी लाया जाए और जो है ये फैसल रज़ा आब्दी और जिन इन जैसे जो लोग हों उनको भी लेकर आया जाए? इसमें कोई शक नहीं है, आपने जिनके नाम लिए हैं डॉक्टर सलीम हैदर भाई जो हैं वो भी बहुत अच्छे और ज़ाहिर है एक फ़िगर है, एक नाम है और इस कौम के लिए और कौम की अच्छाई जो जो बातें होती हैं उसके लिए वो बड़े मशहूर भी हैं। और फिर आपने एक एक फैसल रज़ा आब्दी भाई का नाम लिया। फैसल रज़ा आब्दी भाई भी ज़ाहिर है उन्होंने उन्होंने दरअसल बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं जब वो पीपल्स पार्टी में थे। तो ज़ाहिर है उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और जिस अंदाज़ में हुई हैं ज़्यादतियाँ वो पूरी कौम जानती है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक अच्छे अमल के लिए, अच्छी चीज़ के लिए अगर आप सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर खड़ा कर देते हैं, तो ये खुशी की बात है। फैसल रज़ा आब्दी भी ज़ाहिर है वो इस कौम के बेटे हैं और कराची को न सिर्फ़ वो ओन करते हैं बल्कि एक पाकिस्तानी फ़िगर है वो, एक बहुत बड़ी फ़िगर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फैसल रज़ा आब्दी और आफ़ाक भाई और डॉक्टर सलीम हैदर, तो डॉक्टर खालिद मकबूल भाई और इस पूरी एमक्यूएम को क़यादत को मैं कहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कौम के लिए अगर ये फ़ैसला करना मकसूद है कि इन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके अगर बातचीत की जाए, तो ये सौदा महँगा नहीं है और दिलों को वसी करना चाहिए, ज़हनों को वसी करना चाहिए और मिल बैठ के फ़ैसले करने चाहिए। अच्छा, ये एक बात ये आई थी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से जब बाबर गौरी साहब कराची आए थे, तो किसी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से सवाल किया था, तो उनका यही जवाब था कि जी हमारे दरवाज़े खुले हैं, कोई जो चाहे आ जाए। लेकिन दरवाजे खुले रखने से बात नहीं बनती है। अगर आप वाक़ईतन अगर दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप एक प्लेटफ़ॉर्म को मज़बूत बनाना चाहते हैं, आप सबको शामिल करना चाहते हैं, तो आपको सबके दरवाजे पे खुद जाना पड़ेगा पहले। उनको लाना पड़ेगा बाकायदा। तो ये क्या, ये तो फिर बड़ी अदम दिलचस्पी कि ठीक है जी हमारे दरवाज़े खुले हैं, कोई आना चाहता है, नहीं आना चाहता ना आए। तो ये तो बड़ी एक गैर दिलचस्पी वाली, अदम दिलचस्पी वाली बात है। तो कम से कम देखें आप नहीं समझते कि कम से कम जो एक इरशाद लिबास साहब बैठे हैं, जो 14 साल गवर्नर भी रहे, बहुत इम्पोर्टेंट एमक्यूएम के कन्वीनर रहे बल्कि वो, असल एमक्यूएम के कन्वीनर रहे, इरशाद लिबास साहब। बाबर गौरी साहब 2 मर्तबा कराची आए। उनको बहादुराबाद के किसी रहनुमा ने कोई कॉल तक नहीं की, कोई राब्ता तक नहीं हुआ और वो भी किसी राब्ते में सिर्फ़। तो मकसद है कि ज़ाहिर है कि इतने बड़े नाम हैं जिनसे एमक्यूएम मतलब पहचानी भी जाती है। डॉक्टर इरशाद लिबास हों, बाबर गौरी हों और इन जैसे और भी कई लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं। तो अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये चाहते हैं तो ये कहने से मसला हल नहीं होगा जी हमारे दरवाज़े खुले हैं। बल्कि अगर वो किसी को शामिल करना चाहते हैं और पार्टी को वाक़ईतन मज़बूत बनाना चाहते हैं, उनके दरवाज़े पे जाना होगा। तो आप ऐसी कोई तरकीब देखें देंगे कि इनके दरवाज़ों पे जाके इनको कहा जाए कि जी आप आइए? देखें साबिर भाई, आपकी बात बिल्कुल वजह है। जब खालिद मकबूल भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई, जब ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ सकते हैं, तो डॉक्टर इशरत उल इबाद भी बैठ सकते हैं और अपना बाबर गौरी भाई भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक अलहदा बात है कि हो सकता है दरवाज़ों के पीछे दूसरे दरवाज़े भी हों, तो ये भी हो सकता है। लेकिन लेकिन खालिद मकबूल भाई जो हैं, वो जिस अंदाज़ में अभी चल रहे हैं और जिस अंदाज़ में एक होकर अभी एक प्रोसेस से पार्टी एक प्रोसेस से गुज़र रही है, तो मैं नहीं समझता कि अगर पार्टी के लिए अगर अच्छा फ़ैसला करना होगा,
तो राब्ता कमेटी और हमारे कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर, इनका फैसला ज़रूर इसमें होगा कि इस कौम के लिए जब हम एक हो सकते हैं, तो डेफ़िनेट वो बड़े-बड़े नाम जिसमें डॉक्टर इशरत अली इक़बाल भाई भी हैं और बाबर गौरी भाई भी हैं और दीगर जो भी दोस्त अहबाब जो इस सिस्टम का हिस्सा थे, इस पार्टी का हिस्सा थे, ज़ाहिर है एक तवील मुद्दत के लिए गवर्नर रहे डॉक्टर इशरत अली इक़बाल भाई और इनका नाम है और ज़ाहिर है अगर उसमें अगर ये आपस में मिल के कोई अगर फैसला करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बुराई नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर अंदर डिबेट चल रही होगी, क्योंकि जब इस फैसला कर दिया गया है कि इस कौम के लिए सबको यकजा होना है, एक आवाज़ होना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सबको इकट्ठा और उनके दरवाज़ों पे जाना चाहिए और उनको मनाना चाहिए और एक-दूसरे की गलतियों को माफ़ कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो तासुर है इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत मुख्तसर बता दीजिएगा कि मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद जो है वो पार्टी जो है वो एक तरह से हाईजैक हो गई है और अब वो ही उसको जो है यानी फ्रंट पर जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है माइनस होते जा रहे हैं या हो गए। देखें साबिर भाई मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल भाई का ताल्लुक है। उनका एक अपना काम है ज़ाहिर है कराची की अवाम और सिंध के शहरी इलाके और पाकिस्तान लेवल पे भी ज़ाहिर है उनको एक जानी-पहचानी शख्सियत है। और खालिद मकबूल भाई ने जिस अंदाज़ में ये फ़ैसला किया है और राब्ता कमेटी ने मैं सिर्फ़ खालिद मकबूल भाई के लिए नहीं कहूँगा, राब्ता कमेटी ने जिस अंदाज़ में ये फ़ैसला किया है और मुस्तफ़ा कमाल भाई अगर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के और फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के पूरी कौम के सामने और मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम खालिद मकबूल भाई की सरबराही के अंदर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के लिए काम करेंगे। तो वो बज़ाहिरी तौर पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, जो फ़ैसले हो रहे हैं वो मुत्तफ़क़ा फ़ैसले भी हो रहे हैं, आपस में मेल-जोल भी हो रही है। बाकी मैंने जैसे शुरू में कहा कि अल्लाह करे कि ये शादी ज़बरदस्ती वाली ना हुई हो, प्यार और मोहब्बत वाली हुई भी हो, तो इंशाअल्लाह ताला वक़्तन-फ़वक़्तन ये सारी चीज़ें अयाँ होती जाएँगी और मज़बूती और आती वो जाएगी। तो आप कह चुके हैं कि ये शादी जो है ज़बरदस्ती हुई थी। ख़ैर ये बताइए कि ये जो तासुर है कि मुस्तफ़ा कमाल के आने से बहुत सारे जो पुराने लोग थे राब्ता कमेटी के, वो बड़े मतलब है कि नाराज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके और वो भी साइड हो गए, उन्होंने भी आना छोड़ दिया है बहादुराबाद और मुतअद्दिद लोग दूसरी पार्टियों में जो है वो जा रहे हैं। देखिए साबिर भाई मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं समझता कि साइड पे होने का क्या मकसद है? अगर इख्तिलाफ़ात हैं, अगर वो बज़ाहिर समझते हैं कि ये मुस्तफ़ा कमाल भाई का सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनने के बाद वो घरों पे जाके बैठ गए, तो फिर उनके पास आज़ादाना एक अख्तियार है ना इस्तीफ़ा देने का, तो वो दे सकते हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है साबिर भाई, जिस दिन पूरी मीडिया के सामने कोई आकर बैठ के ये नहीं कहता कि जी ये फैसला गलत हुआ था और मैं एहतजाजन इस्तीफा देता हूँ, तब तक मैं इस चीज़ को ऑन नहीं करता। बाकी क्या साराइयाँ जो है वो होती रहती है, हर पार्टी के अंदर होती हैं और यहाँ पर भी हो रही है। किसी तरीके से हवा देने की कोशिश की जा रही है और इख्तिलाफ़ात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई कोने खाँचे में बैठ के नाराज़ होके बैठा हुआ भी है, तो उनको किसने रोका है? अगर वो खालिद मकबूल भाई का अगर फैसला यकसा है या अकेले उन्होंने फैसला किया है या मुस्तफ़ा कमाल भाई जो हैं, वो अलग फैसले कर रहे हैं या फारूक सत्तार भाई अलग फैसले कर रहे हैं, तो उनके पास ये राइट बनता है कि वो मीडिया पे आके बात भी करें और इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई अमल हुआ है और ना होगा ऐसा। नहीं देखिए, इतनी ज़रूरत तो किसी में है नहीं। अगर इतनी ज़रूरत किसी में होती तो वो अपने कायद को ना छोड़ते और अपने कायद को इस तरह माइनस ना करते अपने रूहानी बाप को। तो वो ज़रूरत तो वो कहाँ से लाएँ? वो ज़रूरत तो है नहीं किसी में। अच्छा अब मेरा ये सवाल होगा कि जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, उसमें भी बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गियाँ हैं टिकटों की तक़सीम पर और आम कारकुनों की बजाय जो है वो बड़े जो लोग हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उन्हीं को टिकट दे दिए गए हैं और एक नया तनाज़ा जो है वो इस हवाले से मज़ीद खड़ा होने वाला है एमक्यूएम में। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए साबिर भाई, हमारे मुल्क का जो एक सिस्टम ऐसा है कि गरीब आदमी तो इलेक्शन ज़ाहिर है लड़ नहीं सकता और ये भी हकीकत है, इस हकीकत को भी तस्लीम करना चाहिए। कि एमक्यूएम जो कल वाली एमक्यूएम थी, वो आज वो एमक्यूएम नहीं है, कि एक लोगो था और जिस वक़्त उस लोगो के तहत अगर वो किसी कारकुन को किसी ब अगर पान की प जो केबिन पे पान चलाने वाला था या एक मैकेनिक था, उनको जब टिकट पार्टी दे दी थी, तो पार्टी एक यकजा होकर और पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो जाती तो और उसको जितवा दिया जाता था। तो आज वो कैफ़ियत नहीं है। मेरी तो नज़र क्या में क्या इलेक्शन एक समझते हैं बहुत इस बड़ा कैफ़ियत में कि ये जो आज वो कैफ़ियत नहीं है,
तो अब जमनी इलेक्शन में क्या कामयाब हो जाएंगे आपको ख्याल में कि सीटें कितनी मिल जाएंगी एमक्यूएम पाकिस्तान को 9 में से? देखिए साबिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम ने इस मर्चिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो एमक्यूएम सीटें ज़रूर निकालेगी, और अगर कौम ने इस मर्चिंग को एक्सेप्ट नहीं किया और न कर सकी है, तो डेफिनेट इसका भी रिजल्ट वही आएगा जो लास्ट ज़िमनी इंतखाबात में हुए हैं। मैं ठीक ये है, समझता असलम भुट्टो साहब, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। आपने थिंक टीवी के लिए वक़्त निकाला और इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी आपसे मज़ीद बात होगी। तो बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे असलम भुट्टो साहब और यकीनन उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी नई बातें की जिससे आपको यकीनन एक आगाही हासिल हुई होगी, नई एक मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो आइंदा भी इस हवाले से हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।